Hello everyone. In the continuation of chapter of magnetic effect of current, today we are going to see our next topic. Before going that, first we recall which we have covered till now. Okay, in our previous class we have already discussed the Ampere circuital law. Okay, तो ये लॉ क्या बताता है हमें? The line integral of net magnetic field over a closed loop इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज। ओके, इस लो का मीनिंग समझते हैं। देखो, अगर आपके पास मान लो एक कुछ कंडक्टिंग वायर है, इस वायर में करंट मान लो I1 है इनवर्ट डायरेक्शन में, इसमें करंट मान लो क्या है I2 इनवर्ट डायरेक्शन में, और इसमें करंट मान लो I3 है आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये मान लो मेरे पास कोई भी एक लूप है, ठीक है, इस लूप का नाम क्या है इस लूप का नाम क्या है एल। ये मेरे पास बेसिकली एक एम्पियर्स लूप है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इस लूप के ऊपर एक छोटा सा एक डीएल एलिमेंट ले लिया। ओके, डीएल का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये लो क्या बोलता है कि इस पॉइंट पे जो बी डॉट डीएल होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई एन क्लोज के। मतलब यहां पे जो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, वो किसके बराबर है? म्यू नॉट आई एनक्लोज। अब एनक्लोज का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि कितना करंट इस लूप को कट कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है कि जैसे आपने जो डायरेक्शन लिया है इस डीएल का, वो इस फैशन में लिया है, तो इसका मतलब कि जो करंट मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करो तो आप क्या देख रहे हो, डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा करंट होगा उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? पॉजिटिव की तरह। और जो करंट मेरा इनवर्ट डायरेक्शन में उसको हम ट्रीट करेंगे नेगेटिव की तरह। सो जो नेट करंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा? I3। I3 यहाँ पे कैसा है? बाहर की तरफ, तो वो पॉजिटिव होगा। और I2 I1 यहाँ से क्या है? नेगेटिव। ओके, ये बेसिकली मेरे पास क्या है? आई एनक्लोज, ठीक है। तो ये हम देख चुके थे। अब जो मैग्नेट देखो, एम्पेयर सर्कुलर लॉ का यूज हम किसके लिए करते हैं? अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फॉर द सिमेट्रिक कंडीशन या सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। एक हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, हम लोगों को पता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट अ डिस्टेंस d, वो क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। ये हमने कहां से फाइंड आउट किया था? अपने बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से। सेम रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं किसकी हेल्प से? एम्पेयर सावर्ट लॉ की हेल्प से। कैसे? देखो, मान लो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट मान लो आई है, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे। ओके, तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है? जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है वहां पे आपको एक क्लोज लूप लेनी पड़ेगी। इस लूप की जो शेप है आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक क्लोज लूप ले ली सर्कुलर लूप फॉर्म में, ठीक है। और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस कंडक्टर से इस पॉइंट का, वो मान लो क्या है? डी। ओके, अब और हमने क्या किया, इस क्लोज लूप के ऊपर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया डीएल। अब देखो, डीएल इस डायरेक्शन में है, तो जो करंट ऊपर की तरफ होगा उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? पॉजिटिव। तो ये करंट मेरा कैसा है? पॉजिटिव। ओके, तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है? द बी डॉट डीएल ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। ओके, अब आप क्या देख रहे हो? आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और डीएल भी इस डायरेक्शन में है, तो इनका बी डॉट डीएल क्या आ जाएगा? 0। तो इसको आप लिख सकते हो बी इंटीग्रेशन डीएल ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। और इस लूप को आपका कितना करंट या कट कर रहा है, वो करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है? आई। तो जब आप इसका डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 पाई डी, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो फाइनली आप बोल सकते हो
जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्या आ चुका है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। तो ये हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था कहां से, बायट-सावर्ट लॉ से। ये सेम एक्सप्रेशन में ऑब्टेन कर रहे हैं बाय द एम्पेयर सर्कुलर लॉ। आपको कौन कौन सी बात याद रखनी है कि जो एम्पेयर सर्कुलर लॉ है उसको आप अप्लाई करते हो फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड थिंग क्या है कि जो हमने यहाँ पे एम्पियर्स लूप ली है, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो वहां पे आप क्या ले लो, एक एम्पियर्स लूप ले लो। और जो शेप है इस एम्पियर्स लूप की कुछ भी हो सकती है। द शेप ऑफ एम्पियर्स लूप इज एनीथिंग, मतलब आप बोल सकते हो कि इस लूप की शेप किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। और तीसरी और मेन बात क्या है, अगर मान लो इस लूप के आउटसाइड, अगर मान लो यहाँ पे कुछ करंट है, मान लो मेरे पास I4, यहाँ पे मान लो कुछ करंट है मेरे पास I5, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मान लो इन सभी का जो मैग्नेटिक फील्ड आया मान लो इस डायरेक्शन में आ गया बी नेट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन सभी की वजह से है, बट यहां पे जो हम करंट की बात करते हैं वो कौन सा करंट है, जो इस लूप के अंदर है, ठीक है। आपको करंट के समय इन दोनों करंट्स को काउंट नहीं करना है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड सभी की वजह से है, ओके। अब ये जो कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ पे कई बच्चों के कि सर इनको हम लोग काउंट क्यों नहीं कर रहे, इनका मैग्नेटिक फील्ड काउंट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है बच्चों का कि यहाँ पे जो शेप लिया आपने वो क्यों नहीं मैटर कर रही इतना। तो इन सब के क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके एक वीडियो में अपलोड किया है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। बट आपको क्या चीज याद रखना है फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पस कि एक तो फॉर्मूला याद रखना है, और यहाँ पे जो आई है बेसिकली क्या है, एनक्लोज करंट, ठीक है, ओके। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड। किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो अगर मान लो आपके पास कोई भी सोलेनॉइड है, मान लो मतलब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, और करंट मान लो यहां से एंटर कर रहा है और यहां से लीव कर रहा है। अब इसका जो फील्ड पैटर्न बनता है, ठीक है, वो कैसे पता किया आपने कि भाई करंट इनवर्ट जा रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, या फिर इसको जब आप यहां से सीन करोगे तो करंट कैसा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पोलैरिटी कैसे आ गई नॉर्थ और यहां पोलैरिटी कैसे आ गई साउथ। तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से स्टार्ट होके एंटर करती है साउथ में। तो आपने बोला जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है आउटसाइड द सोलेनॉइड, और इनसाइड कैसी है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस है जो यहां से स्टार्ट होके यहां पे एंटर कर रही है, और अंदर ये फील्ड लाइंस डायरेक्शन कहां से कहां है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब क्वेश्चन ये आया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड कितना है अंदर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट एन आई। ये फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। बट आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे बताओ एंड्स पे कितना होगा, आप क्या देख रहे हो, एंड्स पे आपका जो फील्ड लाइंस है वो पैरेलल नहीं है। भाई अंदर तो फील्ड लाइंस पैरेलल है तो फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, बट बाहर फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, तो बाहर कितना होगा फील्ड, या एंड्स पे कितना होगा, एंड्स पे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ ए इनफाइनाइट लॉन्ग solenoid is B is equal to म्यू नोट एन आई अपॉन में 2, ओके। ये फील्ड है आपका एंड्स पे और ये फील्ड है इनसाइड। आपको याद रखना है ये फील्ड इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से है, ठीक है। ये सब नेक्स्ट क्या है, द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके।
आपको मैं बता चुका था, अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, साथ साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, अब देखते हैं, फिर हमने क्या देखा था, जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो फील्ड प्रोड्यूस किया इस चार्ज पार्टिकल ने और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और जो फोर्स है वो किसके बराबर है, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय वेक्टर प्रोडक्ट V क्रॉस B। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है अगर वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा उसको हम लिख सकते थे R इज इक्वल टू mv अपॉन में QB, और जो टाइम पीरियड होगा उस पार्टिकल का वो क्या होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन में QB। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने, रेडियस क्या है उस सर्कुलर पाथ का और कितना टाइम लेगा आपका चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द वन सर्कुलर पाथ। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर न्यू टॉपिक। सो देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको यह बताना है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है अगर आप उसको प्लेस करो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसको आप लिख सकते हो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो एक बात तो आप देख ही चुके हो कि भाई फोर्स किसी भी सिंगल चार्ज पे कितना लगता है, Q V क्रॉस B। तो जब किसी भी वायर में से करंट मूव करता है तो आप क्या बोलते हो, उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिसिपेट करता है। हम क्या बोलते हैं, मेरे जो ये आयंस है वो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब एक सिंगल चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो आपका पूरा कंडक्टर भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो इस फोर्स को आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू, देखो अगर हम यहां पे वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेंथ अपॉन में टाइम। ठीक है, अब देखो Q अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। तो यहां से मेरे पास क्या आ चुका, IL क्रॉस B वेक्टर। तो यहां से मेरे पास वो फोर्स आ चुका है जो किसी भी करंट कैरिंग वायर पे लग रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा वेक्टर फॉर्म में है। आप इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी, ILB साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन IL वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी के ऊपर मान लो आपके पास कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका लेंथ मान लो क्या है L और करंट मान लो ऐसे मूव कर रहा है। इसकी हर एक ब्रांच में करंट कितना है, I।
और बोला गया है आपका फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, मतलब ये जो लूप है ये किस में प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, और डायरेक्शन कैसी है उसकी, इनवर्ट, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो कितना है, बी। ओके, तो आपको बताना है कि इस पूरी लूप पे नेट फोर्स कितना होगा। ओके, ठीक है जी। तो हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं पहले, फोर्स ऑन आर्म ए बी, मतलब इस ए बी आर्म पे फोर्स किस तरफ होगा। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं अभी बताया मैंने आपको, फोर्स ऑन ए बी आर्म विच इज इक्वल टू करंट कितना है आई, और लेंथ कितना है इसका एल, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, और जो एंगल है वो कितना है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, मतलब आई एल इस डायरेक्शन में, मैंने आपको बता चुका था, ये बेसिकली क्या है, करंट एलिमेंट है। ठीक है, करंट एलिमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में क्या हो, करंट। अगर करंट इस डायरेक्शन में तो करंट एलिमेंट भी इस डायरेक्शन में है, और बी किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। तो जब आई एल को आप बी के पास लेके जाओगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा मेरा, इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, आई एल वेक्टर को आप बी के पास, सॉरी बी अंदर की तरफ है तो फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ आएगा। ओके, मतलब इस वेक्टर को जब आप अंदर की तरफ घुमाओगे तो थंब तो इस तरफ मूव करेगा, तो आपने बोला कि इस आर्म पे फोर्स अगर है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस आर्म को देखते हैं हम लोग, फोर्स ऑन बी सी, तो फोर्स कितना आ चुका है, ये आई, लेंथ कितनी है एल, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, और आई एल के बीच में और बी के बीच में एंगल कितना है 90, क्योंकि आई एल इस डायरेक्शन में और फील्ड अंदर की तरफ है। तो जब आप आई एल को बी के पास लेके जाओगे तो फोर्स मेरा आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने बोला इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और आपको एक बात भी याद रखना है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो आई एल के और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं, तो जो हमारा एसी आर्म है इस पे फोर्स कितना है, आई एल भी आएगा। ठीक है, और जो डायरेक्शन होगा फोर्स का कैसे निकालेंगे भाई, आई एल इस डायरेक्शन में और बी अंदर की तरफ, आई एल को बी के पास लेके जाओ तो फोर्स इस डायरेक्शन में आया, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इस पूरी लूप पे जो नेट फोर्स है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, और ये तीनों फोर्स कैसे इक्वल है आप देख रहे हो। इन सभी को मैंने रिप्लेस कर दिया, या इनका जो रिप्लेस कर दिया एफ से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एंगल की। देखो आप क्या बोलोगे, अगर ये एंगल मान लो कितना है मेरे पास 60, भाई इक्विलेटर तो 60 होगा। ठीक है, तो ये भी 60 होगा, तो ये कितना बचा मेरे पास 30, तो हम क्या बोलेंगे, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30। ऐसे ही ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 30 बना रहा होगा। ठीक है, अगर ये 30 ये 30, अगर ये 30 ये 30, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा मेरे पास एफ साइन थीटा, इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो मेरे पास नेट फोर्स कितना आ गया नीचे 2f साइन थीटा। ओके, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो, और थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30, देख रहे हो ना यहाँ पे 30 है, और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो यहां से जो मेरे पास फोर्स आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना आ चुका है मेरे पास एफ, अपवर्ड फोर्स कितना है एफ, तो इस पर नेट फोर्स कितना आया 0। तो आप क्या बोलोगे, इस गिवन लूप पे जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो द नेट फोर्स ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0। ओके, तो आपको ऐसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखो
मान लो कि आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास, और ये आपके पास मान लो कोई भी एक स्क्वायर है जिसका लेंथ मान लो कितना है 2 मीटर, और जिसमें करंट मूव कर रहा है मान लो इस डायरेक्शन में। हमें बोला गया कि ये करंट मान लो कितना है 5 एम्पियर है, और ये करंट मान लो कितना है मेरे पास 1 एम्पियर। ओके, और जो डिस्टेंस है इस कंडक्टर से इस लूप का, इस वाली आर्म का, वो मान लो कितना है 2 मीटर। ओके, ये हमें गिवन है सब कुछ। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द फोर्स ऑन स्क्वायर ए बी सी डी। क्या आपके पास जो ये ए बी सी डी स्क्वायर है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, ये पूछा गया है। ओके, ठीक है जी। तो हम लोग कैसे मूव करेंगे, देखो सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से किसी भी डी डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, या फिर आप लिख सकते हो उसको डायरेक्टली 2 पाई डी। डी बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फील्ड है किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से। देखो अगर हमें इसकी लेंथ नहीं दिया तो इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, इनफाइनाइट वायर की तरह। ओके, तो इसका यहां पे फील्ड कितना होगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड 4 BC, मतलब इस आर्म के लिए फील्ड कितना हुआ, हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, भाई करंट कितना पास हो रहा है इसमें से 5, क्योंकि इसका फील्ड है ना यहाँ पे, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई, डिस्टेंस कितना है मेरे पास 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो हमें पता है म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और नीचे भी मेरे पास क्या है 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई चला गया तो मेरे पास फील्ड कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। ऐसे हम लोग फील्ड निकाल लेंगे इस वाली के लिए भी, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एडी। ठीक है, तो इसके लिए फील्ड कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट इंटू में 5 इंटू में डिवाइड बाय 2 पाई। अब ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास 4, क्योंकि हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा ना इसके लिए। ठीक है, तो यहां पे इसका फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट, इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली, इससे चला जाएगा तो यहां से मेरे पास आ चुका 2.5 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। तो हमारे पास फील्ड तो आ गया, अब रह गया फोर्स। अब देखते हैं, अब जो फोर्स लग रहा होगा बीसी पे वो कितना होगा। भाई देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पहले फोर्स का वो देख लेते हैं। देखो आई ऊपर है, आई एल ऊपर है, ठीक है। अब इसका जो फील्ड होगा, भाई देखो करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका फील्ड यहाँ पे कैसा है, डॉट, यहाँ पे भी कैसा होगा, डॉट ही होगा, पर दोनों की वैल्यू अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट है और करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो आई एल ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स आया मेरा टुवार्ड द कंडक्टर। तो ये बेसिकली क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बीसी आर्म। तो ये डायरेक्शन आ चुका। अब मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड कितना हुआ इसका, उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, आई एल क्रॉस बी। अब इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, इसकी लेंथ कितनी है 2, और फील्ड कितना है इसका यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर -7, और एंगल कितना था, देखो आई एल ऊपर की तरफ था और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया था 90, और साइन 90 क्या होता है 1। तो यहां से मेरे पास कितना आ चुका है 10 की पावर -6 न्यूटन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्स ऑन एडीआर। अब एडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो आईडीएल इस तरफ है, ये आईएल इस तरफ है, और फील्ड बाहर की तरफ है। तो जब आईएल को लेके जाओगे बाहर की तरफ तो थंब मेरा आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेरा फोर्स आया इस डायरेक्शन में।
अब करंट कितना पास हुआ 1, लेंथ कितनी है 2, एंगल कितना है 90 और फील्ड कितना है इसका यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो यहां से मेरे पास फाइनली क्या है 5 इंटू 10⁻⁻7। इसको आप लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो ये मेरे पास क्या चुका है फोर्स, मतलब इस वाले पे भी फोर्स है, इस वाले पे भी है। अब देखते हैं, हमने ना इन फोर्स की बात नहीं करी जो इन पे लग रहे हैं, क्योंकि देखो हम क्या बोलेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, वो फील्ड यहाँ पे भी होगा इस वायर की वजह से। ठीक है, अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, देखो आई एल इस तरफ और बी बाहर की तरफ, तो फोर्स कैसा आता ऊपर की तरफ, उतना ही फोर्स नीचे आता। तो दोनों फोर्स आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने इन दोनों की बात ही नहीं करी है। ठीक है, इन दोनों के फोर्स आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या है, कम है। सॉरी, यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम। ओके, इस वजह से दोनों फोर्स कैंसिल आउट नहीं हुए। सो मेरे पास जो नेट फोर्स आया वो किस डायरेक्शन में होगा, टुवार्ड द कंडक्टर। अब बीसी की वैल्यू क्या है मेरे पास 10⁻⁻6। ठीक है, और एडी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से मेरे पास नेट कितना आ चुका है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ओके, आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी थोड़ा कंफर्ट लगेगा। आपको बस बेसिक अप्लाई करना है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और फॉर्मूला क्या है। ओके, सो our next topic is force between two current carrying conductor। आपको फोर्स निकालना है दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में। मान लो आपके पास ये कोई दो स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, मान लो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I1, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I2। दोनों के बीच में सेपरेशन मान लो कितना है, कैपिटल स्मॉल d। ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने बोल दिया C1, इसको बोल दिया मैंने C2। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अभी आप इसको थोड़ी देर भूल जाओ, तो आप क्या देखोगे, जब इसमें करंट मूव हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर प्लेस हो रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स फील्ड लगेगा। अभी मैंने देखा था, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर दूसरे के फील्ड में हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और फोर्स क्या होता है मेरे पास IL क्रॉस B। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब क्या करते हैं, इस वाले को कवर करते हैं। अब आप क्या देख रहे हो, इसमें करंट जा रहा है तो इसका फील्ड बनेगा, और इसके फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मतलब दोनों ही कंडक्टर पे एक फोर्स लगेंगे। अब उन फोर्स की क्या वैल्यू होगी वो हम देखते हैं, देखो। ओके, अभी मैं बता चुका हूं ये मेरे पास कैसी वायर है, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट वायर है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ के ऊपर कुछ कमेंट कर नहीं सकते, तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल f। ठीक है भाई, इसकी लेंथ अगर कुछ भी हो तो मैं भी किसकी बात कर रहा हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं। ओके, अब ये किसके बराबर होगा, स्मॉल f किसके बराबर होगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था फोर्स का, IL क्रॉस B। ठीक है, अगर L नीचे आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, I इंटू में भी बचेगा, या फिर बोल सकता हूं I भी बचेगा, क्योंकि आप देख ही चुके हो IL के बीच में और B के बीच में एंगल कितना है 90, तो मैं बोल सकता हूं फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पे I भी बचेगा। तो आपको याद रखना है स्मॉल f क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर C1। अब ये किसके फील्ड में है C1, इसके फील्ड में, दूसरे वाले के, इसका फील्ड मान लो कितना है B2, और इसमें करंट कितना जा रहा है I1। ठीक है, इसका फील्ड है और कंडक्टर ये प्लेस है जिसमें करंट कितना है I1। तो यहां से मेरे पास कितना आ चुका है, अब इसका फील्ड कितना होगा यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू में I अपॉन में D। ठीक है,
या फिर इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली फोर्स कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में डी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई पता है क्यों किया है, कई बार हमसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप म्यू नॉट की वैल्यू प्लेस करते हो, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली कट जाएगा 4 पाई, इस बार हम लोग 4 पाई रखते हैं मैक्सिमम नीचे, ठीक है। तो इस वजह से हमने लोगों ने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो ये जो फोर्स लगा पर यूनिट लेंथ वो ही है मेरे पास। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब इसका जो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगी, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, डॉट। तो जब आप IL वेक्टर को B के पास लेके जाओगे तो फोर्स आ रहा है मेरा टुवार्ड द C2 कंडक्टर, ठीक है जी। तो मेरे पास डायरेक्शन आ चुका है और मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। अब ये कंडक्टर इसके फील्ड में है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन C2 वो क्या होगा मेरे पास, इसमें करंट कितना है मेरे पास I2। अब ये किसके फील्ड में, B1 वाले के फील्ड में, और B1 क्या होगा मेरे पास म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई डी। भाई इसका फील्ड है तो B1 की बात करूंगा तो करंट I1 होगा ना इसके फील्ड की वजह से। तो मेरे पास यहां से कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में डी, ओके। तो आपके पास फोर्स का जो पर यूनिट लेंथ है वो आ चुका है, जो लग रहा है वो आ चुका है, ठीक है। अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब डायरेक्शन देखते हैं। अगर करंट ऊपर जा रहा है इसमें तो इसका फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो हमने बोला यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है। अब देखो IL ऊपर की तरफ और B अंदर की तरफ, तो IL को B के पास लेके जाओ तो फोर्स आ रहा है मेरा टुवार्ड द C1 कंडक्टर, ठीक है। अब बोल सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। और जो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। एक बात आप समझ चुके हैं यहां से कि अगर आपके पास कोई दो स्ट्रेट कंडक्टर हैं, उन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट is same then force will be attractive। फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा, अपोजिट, मतलब अगर I1 यहां पे है I2 यहां पे है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा है कि जो हमारे बिजली के खंभे होते हैं उनमें हम हमेशा ना सेपरेशन रखते हैं दोनों वायर्स के बीच में, ठीक है। उनको सेपरेशन कैसे रखते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए वुडन पीस, और कई बार उनके बीच में हम ना नॉन कंडक्टिंग वायर रख देते हैं जिनसे कि उनके बीच में अट्रैक्शन ना हो, कभी भी दोनों स्टिक ना कर जाए। उन दोनों को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन कंडक्टिंग वायर। अब देखो यहीं से ना हमारे पास एक डेफिनेशन आती है 1 एम्पेयर करंट की, ओके। अब वो डेफिनेशन क्या है पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम लिखते हैं इसको। देखो ये आप समझ चुके हो, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर मान लो मेरा I1 I2 1 एम्पेयर के बराबर है, सेपरेशन मान लो किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। अगर I1 1 एम्पियर है, I2 भी 1 एम्पियर है, सेपरेशन मान लो 1 मीटर है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो मान लो कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। अब ये चीज कैसा है, देखो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, भाई ये 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, ऊपर 10 की पावर -7 बचेगा। I1 I2 कितने 1 1 है और DB कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 10 की पावर -7 बचा। तो मेरा फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर।
ओके अच्छा, तो डेफिनेशन क्या है? ए करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर a current is said to be 1 ampere when it is passed through two infinite long straight conductor which is placed in vacuum and having a separation 1 meter and experience a force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन या एक्सपीरियंस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज ऑफ 210 की पावर -7 न्यूटन। ओके, तो उस केस में आप क्या बोलते हो कि मेरा करंट किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर के बराबर होगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 एम्पियर की जो एसआई सिस्टम ने अप्रूव कर रखा है। ठीक है, कि अगर किसी भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की वैल्यू जब 1 एम्पियर होगी, अगर उनको आपने प्लेस कर रखा है वैक्यूम में और उनके बीच में सेपरेशन कितना है? 1 मीटर, और उनके ऊपर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है वो किसके बराबर है? 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन के बराबर है। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो? आपका करंट किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर के बराबर होगा। ओके, तो ये छोटा सा आइडिया था 1 एम्पियर के बारे में। ओके।